मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन कुछ विकल्पों के पढ़ेंगे क्योंकि विकल्प हमारी परीक्षा में एक आधार होता है। इन विकल्पों के माध्यम से हम बड़े आसान तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। हम अभी इस कोरोना काल में जो काम कर सकते हैं वो है कि छोटी छोटी चीज़ों को अपने साथ कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हम अभी कंप्लीट कर लेंगे तो जब हम क्लास में होंगे तो उस समय कुछ क्वेश्चनों को और हल करके हम अपनी ओर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों का एक छोटा सा संग्रह बनाया है जो आज के लिए हैं आपके। आप इन्हें अच्छी तरह से सुने और उसके पश्चात इन्हें आप नोट भी कर लेवे। इसके लिए मैं एक पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा जो महत्वपूर्ण विकल्पों का रहेगा। हमें कुछ सूत्र, महत्वपूर्ण विकल्प, हमें वर्ग कैसे निकालना होता है, घन कैसे निकालना होता है, इन सारी चीज़ों को हम अभी पढ़ते पढ़ते अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लंबे समय से कोरोना की वजह से बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो गए हैं। हम चाहते हैं कि अब वापस धीरे धीरे लगे, क्योंकि जुलाई का महीना आ गया है और हमें पढ़ाई चालू करना चाहिए। तो पढ़ाई चालू करने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो इस प्रकार होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ b कोई वैल्यू होती है तो यहाँ r का मान होता है और b से तो छोटा होता है, लेकिन जीरो के बराबर या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है। r का मान होगा वो जीरो के बराबर होगा या b से छोटा होगा। रैखिक समीकरण हमारे पास ax प्लस बी बराबर क्या होता है, जीरो। ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर जीरो। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात एक हो वह क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण है। अगर हम इसे यहाँ से जीरो को हटा देंगे तो रैखिक बहुपद बन जाएगा ये। रैखिक समीकरण के शून्यंक कितने होते हैं? तो रैखिक समीकरण के जो शून्यंक होते हैं वो एक होते हैं। कितना होता है? रैखिक समीकरण का जो शून्यंक होता है केवल एक होता है। दो बहुपदों का योग होता है तो दो बहुपदों का योग केवल एक बहुपद होता है ना। दो बहुपदों को हम जोड़ेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक बहुपद प्राप्त होगा। दो बहुपदों का गुणा करेंगे तो भी हमें एक बहुपद प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। x माइनस एक और x माइनस दो के शून्यंक होते हैं। इसके कौन कौन से शून्यंक होंगे? तो देखिए, शून्यंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस वन बराबर जीरो तो x बराबर वन, x माइनस टू बराबर जीरो तो x बराबर टू। तो हमें यहाँ x के जो दो मान प्राप्त हुए हैं ये और ये हमारे पास क्या होंगे, शून्यंक होंगे। तो x माइनस एक और x माइनस दो के शून्यंक होंगे तो एक और दो। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात एक होती है। इसे आपने काफी समय पहले ही पढ़ लिया होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये भी रिक्त स्थानों के रूप में, विकल्पों के रूप में, किसी भी रूप में आ सकता है। तो आप इन्हें इस प्रकार तैयार करें, न तो इसे रिक्त स्थानों का माने, न इसे आप विकल्पों का माने। ये किसी भी रूप में कोई भी आ जाए तो आपको इन्हें अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। जिस प्रारूप में इसे पूछे जाए उस प्रारूप में उसका आंसर दे देवे। भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल वर्ग समीकरण का व्यापक रूप होता है। वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो होता है। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर जीरो होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, देखिए ये वर्ग समीकरण है। अगर बराबर के इनमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष इधर और एक दूसरा, दो जिसमें दो पक्ष होंगे वो समीकरण कहलाएगी। जिसमें केवल एक ही पक्ष होगा, जैसे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये द्विघात बहुपद है, न कि वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर होता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि वर्ग समीकरण में दो पक्ष होंगे और द्विघात बहुपद में केवल एक ही पक्ष होगा। जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल होने के लिए स्थिति होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसे क्या पढ़ा जाएगा कि बराबर को काटा गया है, तो इसे बोला जाएगा बराबर नहीं है।
A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, जब कोई हल नहीं हो तो स्थिति बनती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। यह स्थिति बनती है जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो। जब समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल हो, जब समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल हो तो हमारे पास स्थिति बनेगी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है? तो वह हमारे पास वर्ग समीकरण कहलाएगा। वह हमारे पास वर्ग समीकरण कहलाता है, वर्ग समीकरण। तो इस प्रकार हमने अभी 13 विकल्प पढ़े हैं। अब हम अगले इसमें 13 और विकल्पों को पढ़ेंगे। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव होती हैं तो एक होती हैं। किसी घटना के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं तो समान होती हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। वर्ग समीकरण में विविक्तकरण है क्या है? b² माइनस 4ac। किसी असंभव घटना की प्रायिकता रिक्त स्थान 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन होता है वो सूत्र रूप में लिखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे हैं। शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे हैं। शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। वर्ग समीकरण बनाने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र होता है। ये पुनरावृत्ति कर लीजिए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। एल रेखा और एम रेखा ने दोनों ने प्रतिच्छेद किया। इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होता है ये a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसका संगत हल होता है। समांतर रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब दो रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसका कोई हल नहीं होता है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2।